गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ रहे थे पार्ट 19 जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला, ठीक है ना, जिसमें कि आपने पार्ट 19 पढ़े और क्वेश्चन नंबर 475 तक आपके पास पहुंच चुके हैं। आज आप इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 20 और क्वेश्चन नंबर 476 से 500 तक यहाँ पर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 476 से 500 तक आपको इसमें पढ़ना है और आपको इसी आधार पर आगे के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 476। पहला क्वेश्चन है 476, कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, अर्थात कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है, वाहिनी नहीं पाई जाती है। आई बात समझ में ना, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें वाहिनी नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन था कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, अर्थात जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है ना। देखिए हमारी बॉडी में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक बहिःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जितनी भी ग्रंथियां आती हैं वो सब वाहिनीहीन होती हैं, अर्थात उनमें कोई वाहिनी नहीं पाई जाती। बहिःस्रावी ग्रंथियों में ये सब वाहिनी युक्त होती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं और इनसे स्रावित पदार्थ निश्चित स्थानों पर ही पहुंचता है, ठीक है ना। आगे का जो आपका है मिश्रित ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों भागों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका चल रहा है कि कौन सी ग्रंथि वाहिनी है, इन्हें यकृत है, पसीने की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और गुर्दा है। तो आपका जो आंसर है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें वाहिनी नहीं पाई जाती है। 477 है, मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 12 बार, 18 बार, 20 बार, 25 बार। यहाँ पर मनुष्य की बात होती है, स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं। जब आप आराम से बैठे होते हैं और नॉर्मल कार्य कर रहे होते हैं तब की बात होती है कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अगर आप कोई वर्क कर रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, जीने में चढ़ रहे होंगे या उतर रहे होंगे तो वहाँ पर हमारी श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। वो हमारे वर्क पर डिपेंड करती है, कितना वर्क हम कर रहे हैं और कितना नहीं करते, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे का आपका आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 12 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, ठीक है ना। कितना? 10 से 12 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है। आगे 478, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। इस आधार पर आपका होता है अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथि, वृक्क। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी होती है? ये हमारी यकृत होती है। तो यकृत जो होता है यानी लीवर हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 kg होता है, कलर चॉकलेटी होता है और ये 3 भागों की बनी होती है। इसमें पित्त रस का स्रावण होता है और इसमें उपस्थित एक थैली नुमा रचना पित्ताशय में जो कि एकत्रित होता है। इससे स्रावित पित्त रस जो होता है वो भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है। आगे क्वेश्चन है 479, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है, यानी हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, जीव द्रव्य का। तो चलिए बताइए कौन सा का घटक हो सकता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन जो घटक होता है वो आरबीसी का घटक होता है। किसका? आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं का घटक होता है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं का ये घटक होता है और लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण ही हमारे ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। 480, नर लिंग हार्मोन से एड्रिनेलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन,
तो क्वेश्चन आपका कह रहा है नर लिंग हार्मोन्स है एड्रिनेलिन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच। एड्रिनेलिन ये आपातकालीन हार्मोन्स होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये मादा जननांगों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन ये होता है हमारा नरलिंग हार्मोन्स। एफएसएच ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। 481 है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग है, यानी जो हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान सांस छोड़ते हैं उस सांस में CO2 की मात्रा कितनी होती है, कितनी मात्रा में CO2 पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। कितनी होती है? लगभग 4% मात्रा में CO2 पाई जाती है। आगे है आपका पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध है गुर्दे से, दिमाग से, फेफड़े से, हृदय से। यानी पेसमेकर का काम क्या होता है और वो कहाँ पर रहता है ये हम आपको बता रहे हैं। पेसमेकर जो होता है वो हमारे हृदय के दाएं अलिंद, यानी जो हमारा हार्ट होता है, देखिए हमारे हार्ट की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। बहुत आसानी से इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 छिद्र होते हैं, इन्हीं के बीच में पेसमेकर पाया जाता है जिसका काम होता है हृदय धड़कन को स्टार्ट करना। ठीक है ना, हृदय धड़कन को स्टार्ट करना। तो पेसमेकर का संबंध होता है गुर्दे से, दिमाग से, फेफड़े से, हृदय से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, यकृत में, ग्रहणी में, वृक्क में। पित्त जो है हमारा यकृत में निर्माण होता है इसका, और ये पित्ताशय में एकत्रित होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसका जो काम होता है पित्तरस का, ये होता है भोजन की अम्लीयता को समाप्त करना। यानी एसिडिटी जो होती है, जो HCl अम्ल मिलाया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए आमाशय में, उस अम्ल की एसिडिटी, अम्लीयता को समाप्त करना इसका वर्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 484, 484। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। मतलब पाचन क्रिया हमारे मुख गुहा से शुरू हो जाती है, फिर ग्रसनी ग्रासनी से होती हुई आमाशय में पाचन होता है, ग्रहणी में पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत में अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि पाचन क्रिया, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पाचन, डाइजेशन कहाँ पर होता है, किस भाग में होता है? पैंक्रियाज में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है। कहाँ पर हो? ये सबसे ज़्यादा भाग संपन्न होता है। तो पैंक्रियाज में तो कोई भी पाचन क्रिया होती ही नहीं है, ये पाचक रसों का कोई केवल श्रावण करता है। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग पूरा होता है। ठीक है ना, छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग पूरा होता है। क्वेश्चन है 485। वाहिनीहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। वाहिनीहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं, यानी वाहिनीहीन मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी वाहिनीहीन कहो, नलिका विहीन कहो अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियां कहो, इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है, श्रवण है, इनके द्वारा स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है ना, ऑप्शन आपका होता है रस कहलाता है, हार्मोन्स कहलाते हैं, घोल कहलाता है, या फिर उत्सर्जन कहलाता है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों से जो स्रावित पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो नलिका विहीन ग्रंथियों से जो स्रावित पदार्थ होते हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो विभिन्न, ठीक है ना, विभिन्न क्रियाओं हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं।
486 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है 486 पे कि जीवन रक्षक हार्मोन्स स्रावित होता है। पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि जीवन रक्षक हार्मोन्स होता कौन सा है। वो आपका जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है वो कौन सा है, वो है आपका एड्रीनेलिन। कौन सा है? एड्रीनेलिन हार्मोन्स है, जिसे हम आपातकालीन हार्मोन्स या जीवन रक्षक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन्स स्रावित होता है एड्रीनल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, या फिर इन सभी से, या फिर इन सभी से स्रावित होता है, इन सभी से। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। 487 ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लब डब, ठीक है ना, लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है, यानी कौन सा अंग जो है लब डब नामक आवाज निकालता है, यानी अपनी क्रिया के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान क्रिया करते समय कौन सा ऐसा अंग है जो लब डब की ध्वनि निकालता है। यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। यकृत हो सकता है, वृक्क हो सकते हैं, फेफड़ा हो सकता है, या फिर हृदय। तो बताइए भाई, थोड़ा सा गेस कीजिए, या आप लोगों को जानते हुए होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कुछ अंग है हमारी बॉडी का जो लब डब की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वो आंसर है आपका हृदय। 488 मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, पैंक्रियास है, या फिर यकृत है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है? तो ये ग्रंथि जो होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और ये हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग में, यानी हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के भाग में हाइपोथैलेमस के पास गोल मटर के दाने के समान स्थित होती है, और इससे 13 हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के या विभिन्न ग्रंथियों के श्रावण को नियंत्रित करते हैं। इसलिए यह मानव शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। 489 गति प्रेरक संबंधित है। गति प्रेरक संबंधित है गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से अथवा फेफड़ा से। गति प्रेरक जो है यानी कौन सी गति प्रेरक के द्वारा कार्य करता है, प्रेरणा के द्वारा काम करता है, तो वो है आपका हृदय। 490 कौन सी रचना ग्रंथि नहीं है? कौन सी रचना ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय। कौन सी रचना ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है, यकृत आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बचा गया आपका जठर। जठर जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ब्लड शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। हमारे शरीर में जो ब्लड का शोधन किया जाता है वो क्या कहलाती है? उसका जवाब है आपका डायलिसिस। क्या कहलाएगी? डायलिसिस होता है, ठीक है ना, डायलिसिस होता है। 492 आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आपका क्वेश्चन शुरू होता है आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल में, कार्निया में, आइरिस में, या फिर रेटिना में? तो ये तो बहुत जाना माना क्वेश्चन है। आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आपको जवाब देना है कि ब्लड के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Mg की, Ca की, Fe की, कॉपर की, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कॉपर, ठीक है ना। इनमें से किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है ब्लड के जमने में? तो आपका जवाब है कैल्शियम। तो रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आपका आंसर है कैल्शियम, ठीक है ना। लेकिन देखिए कैल्शियम जो होता है वो प्रोटीन के साथ क्रिया करके
रक्त को जमने में सहायता करता है। कार्निया भाग है कान का, नाक का, वृक्क का, आँख का। कार्निया जो है वो किसका भाग होता है? कान का होता है, नाक का होता है, वृक्क का होता है या फिर आँख का। तो कार्निया हमारा जो है वो आँख का भाग होता है। 495 पे सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था लैंडस्टीनर ने, कॉर्नबर्ग ने, ब्राउन ने या फिर हार्वे ने। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज मिस्टर हार्वे यानी विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम विलियम हार्वे है। अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं वो उस भोजन का जो पाचन है, डाइजेशन है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? मानव में जो पाचन क्रिया है उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? आपको बताना है मलाशय से, आमाशय से, मुख से या फिर बड़ी आंत से। ठीक है ना। तो ये तो बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है कि हम लोग भोजन करते हैं, मुख में लार बनती है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन माल्टोज शुगर में कर देता है। ठीक है ना। तो स्टार्च का पाचन माल्टोज शुगर में हुआ, कहाँ पर हुआ? मुख में हुआ, अर्थात पाचन क्रिया हमारी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन क्रिया जो है वो हमारी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। 497 हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है ये आप जानते हैं? नहीं जानते? आइए देखते हैं। अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, पहला ऑप्शन क्या है? अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम उपलब्ध कराना और चौथा है उत्सर्जन में सहायता करना। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम हो सकता है? ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन ले जाना। 498 कि सोते समय रक्त दाब में परिवर्तन होता है। जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस समय हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होती है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, एक सा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, यानी सदैव एक जैसा रहता है। तो देखिए जब हम सोते समय होते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर हम दौड़ रहे हों, रनिंग कर रहे हों या कोई बहुत मेहनत का काम कर रहे हों तो उस समय हमारा ब्लड जो होता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रक्तदाब में परिवर्तन होगा कि सोते समय रक्तदाब घटता है। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 499 मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 4, 28, 20, 32। कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं? तो वो आपका ऑप्शन है 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। ठीक है ना। क्या मैंने आपको बताया था कि मनुष्य को द्विबारदंती कहा जाता है। 20 दांत होते हैं, ये दूध के दांत होते हैं जो पहले निकलते हैं और फिर गिर जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। तो चलिए भाई, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का यानी कि पार्ट नंबर 20 का सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन है। मानव में श्वासोच्छ्वास के दौरान बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? यानी जब हम श्वासोच्छ्वास क्रिया करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन वापस आ जाती है, बाहर निकलती है? 14%, 16%, 20% और 25%। तो आपको जवाब में देना है कि कितने परसेंट होगी? 16% होगी। ठीक है ना। 16% ऑक्सीजन वापस बाहर निकल जाती है क्योंकि हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है। उसका उपयोग करने के लिए रामदेव बाबा के अनुसार प्राणायाम करना होगा आपको। लंबी सांस लेंगे तो पूरी ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और हम लोग नॉर्मल कार्य करते वक्त तो पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते। ठीक है ना। तो ये होता है आज की इस सीरीज का
यह पार्ट 20 कंप्लीट होता है और आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। और अगर आप नए हैं चैनल में तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 20 तक सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।